नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और दरअसल आप मेरा बैकग्राउंड चेंज देखेंगे। मेरा बैकग्राउंड वो नहीं है जब मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में रहकर अलग-अलग मुद्दों पर आप लोगों से बात करता हूँ और आप लोगों से मुखातिब होता हूँ। आप लोग को पता है मैं बंगाल में हूँ और बंगाल में पिछले 4-5 दिनों से घूम रहा हूँ। कल वीडियो मैंने बनाया मैंने और दिग्विजय सिंह यानी कि नन्हे भाई ने और कल उस वीडियो में मैंने बताया कि बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी और पूरे के पूरे बंगाल में जो 294 सीटें हैं, उन 294 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी के हाथ आएगी। वो वर्धमान हो, पूर्वी वर्धमान हो, 24 परगना हो, वो दार्जिलिंग का एरिया हो, हावड़ा हो, कलकत्ता हो, हुगली हो, जंगल महल हो और आसनसोल हो या जहां पर भी हो। मैंने आपको सीधा सटीक 2021 के चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें जीती थी और कितनी सीटों पर उसका क्लोज मार्जिन था और एसआईआर के कारण क्या कुछ बदला है, कितने वोट प्रतिशत कटे हैं, कितने वोट माइनस हुए, उसके बाद बीजेपी कितनी सीटों पर इस बार जीत सकती है या फिर उसके जीतने के एक तरीके से चांसेस है। वो एग्जिट पोल नहीं था, वो ओपिनियन पोल नहीं था, वो एग्जैक्ट पोल था। एग्जैक्ट मतलब जो जैसा मुझे मिला वैसा मैंने उसे बता दिया। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही। और आप 4 मई को अपने चुनाव परिणाम जो आएंगे पश्चिम बंगाल का, उससे उस चीज की तुलना भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि वो कितना सटीक है। मैं आज बंगाल जो मेरी नजर से मैंने देखा, भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल की जोड़ी। जी हाँ, भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल की जोड़ी बंगाल में क्या कमाल कर रही है और बंगाल में जमीनी मुद्दे किस तरीके से बीजेपी उसको खेल रही है और कैसे जो केंद्रीय मंत्री है मजूमदार, वो किस तरीके से पूरे खेल को बदल रहे हैं। ममता की छटपटाहट क्या कहती है, अभिषेक बनर्जी की बेचैनी क्या कहती है और वर्तमान में वाकई जमीनी मुद्दा बंगाल का बड़ा दिलचस्प है और बंगाल में क्या कुछ महत्वपूर्ण और खास रहा है, जरा मैं उसको आज आज डिकोड करने जा रहा हूँ। उस पर जरा हम बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे जरा मैं। और मैं बता रहा हूँ कि दरअसल बंगाल में खेल क्या हो रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। दरअसल 5 दिन हो गए बंगाल हूँ मैं और कल मैं अलग जगह पाया जाऊंगा, लेकिन मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। दरअसल एफआईआर ने ममता बनर्जी की रातों की नींद, दिन का चैन उड़ा दिया है। एफआईआर ने हर एक सीट पर 12,000 से 18,000 के आसपास वोट काट दिए और 84 ऐसी सीटें नॉर्मल हैं जहां पर दिख रहा है कि वो जो गोल टोपी का वोट है, देखिए इसमें बीजेपी को भी माइनस हुआ है। बीजेपी को मथुआ समुदाय के बहुत सारे वोट से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन ज्यादातर जो गोल टोपी का वोट है और 84 सीटों में गोल टोपी का वोट, जहां बीजेपी 4-4 3-3 हजार के वोटों से माइनस की है और गोल टोपी का वोट सीधे ममता बनर्जी के पास आकर पड़ा है, उसमें भी बहुत बड़ा खेल हुआ है। तो ममता को दरअसल दिक्कत गोल टोपी के वोट जाने का भी है और ममता को दिक्कत गोल टोपी के वोट के बाद बंगाल हारने का भी है। ये तो रही ममता बनर्जी की बात। इसलिए ममता बनर्जी अलग अलग मुद्दों पर बात कर रही है। ममता बनर्जी कह रही है अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल में मछली बैन कर देगी, बंगाल में मटन बैन कर देगी, बंगाल में मुर्गा बैन कर देगी। अब ये जैसे ममता बनर्जी कहती है और वैसे ही आपको पता है पीके वाली कंपनी जो चुनाव का प्रबंधन देखती है, प्रशांत किशोर वाली, वो किस तरीके से इस पूरे मामले को 10,000 से ज्यादा उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं। आप ये सोचिए, प्रशांत किशोर की जो कंपनी है जो यहाँ काम कर रही है, इम्पैक्ट इंडिया या आईपी जो है उनकी कंपनी, वो यहाँ काम कर रही है और कैसे उसने इस झूठ को रातों रात जो है पूरे बंगाल में फैलाया। सुनील बंसल ने इसका काउंटर नहीं किया, ना यादव जी ने, भूपेंद्र यादव ने इसका काउंटर किया, इसके खिलाफ नहीं बोला, बल्कि इसके खिलाफ बात की शांतनु ने, मजुमदार ने,
आप शुभेंदु अधिकारी ने, और शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के तुरंत लोगों ने इसका काउंटर किस तरीके से किया, मुंह से कुछ नहीं बोला। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर माछ भात यानी कि मछली और भात का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया, जिसमें वो ये संदेश देना चाहते थे कि भाई मछली और भात खाइए, और मछली भात कोई बैन नहीं करेगा। क्या बीजेपी शासित तमाम राज्यों में मछली, माछ भात, मटन बैन बैन है क्या? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में बैन है क्या? उत्तराखंड में बैन है, गोवा में बैन है, महाराष्ट्र में बैन है, झारखंड छत्तीसगढ़ में बैन है क्या? उड़ीसा में बैन हो गया या बिहार में बैन है? कहाँ बैन है? मुझे नहीं लगता कहीं बैन है। तो ये एक जो इशू बनाने की कोशिश कर रही थी, उसका काउंटर बीजेपी के वहीं के नेताओं ने किया। भूपेंद्र यादव या फिर सुनील बंसल ने नहीं किया। और यही अगर 2021 का चुनाव होता तो कैलाश विजयवर्गीय टूट पड़ते और कैलाश विजयवर्गीय उसके खिलाफ बोलने लगते। तो एक नैरेटिव का काउंटर बीजेपी कुछ इस तरीके से कर रही है। दूसरा बड़ा एक नैरेटिव जो महुआ मोइत्रा, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी इस मुद्दे को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दरअसल चाहते हैं कि ये बाहरी बनामी, बाहर बनाम बंगाली हो जाए, यानी कि ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो, जैसे उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के आंदोलन में न जाने कितने बंगाली काला पानी गए, बंगाल के वासी जो है, लेकिन गुजरात की कोई काला पानी नहीं गया। मुझे लगता है गुजरात से महात्मा गांधी भी आते हैं, वल्लभ भाई पटेल भी आते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था, तो महाराष्ट्र के हजारों लोग काला पानी गए। खैर चलिए, ये मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मुद्दा बंगाल में बन नहीं रहा है। बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा पिछली बार की तरह इस बार बन नहीं रहा, और लगातार इस मुद्दे को बनाया जा रहा है। दूसरा एक और बहुत मुद्दा जो बंगाल का चुनाव में अपनी आंखों से देख रहा हूं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है। दरअसल इस बार पोलराइजेशन पर जोर नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी पोलराइजेशन पर बात नहीं कर रही है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। बीजेपी गोल टोपी पर बात नहीं कर रही है, और बीजेपी बांग्लादेशियों पर तो बात कर रही है, लेकिन गोल टोपी के मुद्दे पर बीजेपी बात नहीं कर रही है। दरअसल बीजेपी इस बार चुनाव पूरा का पूरा गवर्नेंस मॉडल पर लड़ रही है। वो कह रही है कि साहब, वर्तमान सरकार किस तरीके से कानूनी प्रक्रिया में या लॉ एंड ऑर्डर में फेल है, और हम आएंगे तो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, किस तरीके से जमीनी कानूनी पेचीदगियों को ठीक करेंगे, और किस तरीके से चीजों को बेहतर बनाएंगे। यानी बीजेपी का फोकस क्लियर है कि वो इस बार एक तरीके से पूरे के पूरे चुनाव को कॉम्युनल या फिर पोलराइजेशन के मोड पे नहीं लाना चाहते। एक बहुत बड़ा फैक्टर जमीनी हकीकत में आपको बताऊं, दरअसल मुस्लिम वोट को लेकर आपको पता है कि ममता बनर्जी, बीजेपी शुरू करती है जीरो से खेलना, लेकिन ममता बनर्जी के पास 28% 26% वोट होता ही होता है। वो 26% से बढ़ती हैं और 43-45% तक जाती हैं, यानी कि 26% गोल टोपी का वोट ममता बनर्जी के पास रहता ही रहता है, और ममता की लड़ाई अब उसमें एड ऑन करने की रहती है। लेकिन इस बार वो गोल टोपी का वोट बहुत बड़े पैमाने पर कटा है, जो अवैध बांग्लादेशी हैं और जो ऐसे लोग जो बंगाल के नहीं है लेकिन गोल टोपी हैं और पूरे बंगाल में बवाल मचाना चाहते हैं। ऐसा यार ने उनका बंदियाकरण कर दिया है। वोट लिस्ट का शुद्धिकरण बड़े पैमाने पर बंगाल में हुआ है। बंगाल में बहुत सारी चीजें चेंज भी हो गई। और एक और फैक्टर है हुमायूं कबीर और ओवैसी। हुमायूं कबीर और ओवैसी ममता बनर्जी को ऐसी 28 सीटें हैं जहां पर ममता बनर्जी गोल टोपी के कारण जीतती थी और गोल टोपी उनको टॉप अप करता था वहां पर। क्योंकि देखिए, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, बीजेपी पिछली बार वहां पर उसको पता था कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ उन्होंने ज्यादा वहां पर मेहनत भी नहीं की थी। लेकिन इस बार वो जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, बीजेपी वहां पर मेहनत भी कर रही है, क्योंकि गोल टोपी का जो वोट है वो दो हिस्सों में स्प्लिट इस बार होगा। मुझे भी पिछले, जब मैंने 3 बार बंगाल आया तो मुझे भी इस बात का विश्वास नहीं था, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से चुनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और चुनाव की प्रक्रिया जिस तरीके से बेहतर हो रही है, वो सीधे तौर पर बता रही है कि गोल टोपी का वोट 3 हिस्सों में बटेगा, 2 हिस्सों में नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटेगा। एक हिस्सा ममता बनर्जी का है जो सबसे बड़ा चंक लेकर आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बात कर रहा हूं मैं। बाकी
हावड़ा और कोलकाता और जहां पर मुस्लिम 12, 15, 20% है, वहां तो वो सीधे ममता बनर्जी के पास जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां मुस्लिम की मेजोरिटी 50% से ऊपर है, वहां ये वोट बहुत बड़े पैमाने पर चेंजेस हो रहा है, वो 3 हिस्सों में बट रहा है। एक हिस्सा ममता बनर्जी के पास जाएगा, दूसरा हुमायूं कबीर और ओवैसी के खाते में जाएगा, और वो चंक ममता बनर्जी से मात्र 1-1.5% ही कम होगा। ऐसा मत सोचिए कि ममता बनर्जी मुस्लिम जो चंक है वोट का वो 50% ले जाएंगे और 50% में बाकी सब नहीं नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर 40% ममता बनर्जी वहां इस वोट को कॉन्कर करती हैं तो 39 या 38% ही सही, लेकिन हुमायूं कबीर और ओवैसी इस वोट को कैप्चर करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास, जो तीसरा एक बहुत बड़ा फ्रंट निकल कर आ रहा है जिसकी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, और वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस को आप माइनस समझ रहे हैं या कांग्रेस को आप बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोट इस बार कांग्रेस भी बहुत बड़े पैमाने पर काटेगी, और मुस्लिम वोट इस बार कांग्रेस के पास भी जाएगा। दो चार जगह वो लेफ्ट पार्टीज के पास भी जा जाता है, यानी कि थर्ड जो बड़ा स्टेक है वो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का है, तो मुस्लिम वोट उस तरफ भी जाएगा। तो ये एक मुद्दा हो गया। अब एक और अलग मुद्दे पर मैं जाता हूं, जो स्वयं हुमायूं कबीर हैं। हुमायूं कबीर और ओवैसी, ओवैसी और हुमायूं कबीर एक बहुत बम्बार्टिक जिसे कहते हैं, कारपेट बॉम्बिंग जिसे कहते हैं, 184 सीटें हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि बीजेपी की लमसम जो मेरा प्रिडिक्शन है, या फिर मैं जिस तरीके से चुनाव को देख रहा हूं, 184 सीटें बीजेपी को आ रही है, लेकिन 184 अलग, 182 ऐसी सीटें हैं जहां पर ओवैसी और हुमायूं कबीर ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और ये उम्मीदवार दरअसल कर क्या रहे हैं? दरअसल ये उम्मीदवार केवल गोल टोपी उम्मीदवार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। केवल गोल टोपियों को हुमायूं कबीर ने या ओवैसी ने टिकट नहीं दिया, इसमें बहुत सारे हिंदू उम्मीदवार भी हैं, और वो हिंदू उम्मीदवार बड़े पैमाने पर वोट शिफ्ट करेंगे। वो गुलटोपी का भी वोट होगा और बाकियों का भी वोट होगा। जो बीजेपी के अलहदा वोट जाना है, और जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है जो बीजेपी को मिलना, उसमें भी एक बहुत छोटा सा चंक ये इनको मिलेगा, और ये बहुत बेहतर चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर तो मैं थोड़ा इतना ही बात करूंगा, लेकिन एक और मुद्दा, कांग्रेस या लेफ्ट पार्टी को हम सिरे से खारिज कर रहे थे, या कांग्रेस या लेफ्ट पार्टी को आप बंगाल के चुनाव में देख नहीं पा रहे हैं कि बंगाल के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी क्या करने जा रहे हैं, या उनको लेकर क्या उनका है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि बंगाल के चुनाव में वाकई लेफ्ट पार्टी बहुत या कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे अच्छा, इनका प्रदर्शन आता क्यों नहीं था? आप कहेंगे कि साहब 21 में भी नहीं आया, उससे पहले भी नहीं आया, लोकसभा में भी नहीं आया, राज्यसभा लोकसभा के चुनाव में भी नहीं आया। दरअसल जो बोकस वोट के एसआईआर के कारण जो ममता को भरपूर मिलते थे, तो एक आदमी जीतता था, एक आदमी हारता था, तो जो जो थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर पे था, उस वोट का मार्जिन या फिर उस वोट की धमक दिखती नहीं थी। यानी कि लेफ्ट पार्टी जो वोट लेकर आती थी या कांग्रेस जो वोट लेकर आती थी, वो बीजेपी के कुछ हिस्सों में जीत या टीएमसी के बड़े हिस्से में जीत के बाद वो ओवर शेडो हो जाता था, यानी कि वो साइडलाइन हो जाता था। लेकिन इस बार वो चीज आप बिल्कुल क्लियर कट देखेंगे, और किस तरीके से बीजेपी या लेफ्ट पार्टी इस बार बिल्कुल वो माफ कीजिएगा, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी अपने वोट के साथ बहुत सारा वोट कॉन्कर करेंगे, बहुत सारा वोट ममता बनर्जी का अपने पास लाएंगे, और एक बड़ा चंक आप देखेंगे। ठीक। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, दरअसल ये पूरा चुनाव लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी है, और इस लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को सुलझाने का बड़ा कारण जो है वो एसआईआर भी है। लेकिन एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले ये लॉ एंड ऑर्डर या फिर वो 2% का वोट जो ममता बनर्जी हमेशा निकाल लेती थी, वो 2% का वोट इस बार कॉन्कर या फिर उसको खत्म करने का काम चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग ने ममता के ब्लू आई बॉयज, यानी वो अधिकारी, वो सरकारी अधिकारी को साइडलाइन कर दिया है और उनको सीधे शंटिंग पोस्टिंग की है। और वो लोग जो शंटिंग पोस्टिंग पे थे, यानी कि जो कानून के हिसाब से चलते थे या ईमानदारी के हिसाब से चलते थे, उनको चुनाव आयोग ने लाकर सारा काम दे दिया है। बहुत बड़े चेंजेस किए हैं चुनाव आयोग ने।
तो जो लोग चेंज करके आए उनको भी पता है कि साहब हमें बड़ी मुश्किल से मिला है और इस अवसर को हम जाने नहीं देना चाहते, इसीलिए उस अवसर को भुनाने की कोशिश वो करेंगे और ममता को या फिर कहते हैं टीएमसी को वाकई साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत बड़ी खबर ये भी है, इसको भी समझिएगा। अच्छा, उससे अलहदा मैं आऊं तो इस बार दरअसल ये चुनाव ममता बनर्जी के फेस वर्सेस शुभेंदु अधिकारी के फेस पर है। उस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि शुभेंदु अधिकारी और ममता का फेस क्यों अलहदा और क्यों शुभेंदु अधिकारी ममता को बहुत सारे मामलों में डिफीट करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये ग्राउंड रिपोर्ट, ये ग्राउंड्स के कुछ कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, नैरेटिव बनाना और नैरेटिव को काउंटर करने का काम किस तरीके से चल रहा है, ये मैंने आप लोगों से साझा किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।